हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो है बढ़ेंगे अपने सेट नंबर 3, जो कि ये 2024 का आंसर पेपर का ये सेट है और जिसका कोड है 324 EZ। इसके हमने जो है ऑलरेडी 6 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन से। आज हमारी क्लास होने वाली है क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के क्वेश्चंस को। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो हमारे कुछ 8 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ 4 नंबर के भी हैं और कुछ 3 नंबर के भी है। कुल मिला के सेक्शन यहाँ पे बटा हुआ होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, वहाँ से सिर्फ आपको जो है कोई एक पार्ट करना होगा, अगर 2 पार्ट होंगे तो ठीक है। अब या कभी कभी हो सकता है कि कोई एक खंड में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारे पास जो है ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इनको मैट्रिक्स मेथड से जो है सॉल्व करना है, यानी कि आव्यूह विधि से सॉल्व करके जो है हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना है। तो आप सभी को पिछले 2-3 क्वेश्चन से ये बताते आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके पीछे जो 2 हमारे अनसॉल्व्ड के सेट हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, उनमें हम इस तरह के क्वेश्चंस कराए हुए हैं और उनमें हमने आपको बताया है कि कैसे इस तरह के मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए रूल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे जो कि होता है यक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करनी होगी और जो ए इनवर्स होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ से ए इनवर्स निकाल लेंगे, यहाँ से अपना ए इनवर्स निकल जाएगा और यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे। अब ये यक्स और बी क्या होते हैं और ए इनवर्स कहाँ से निकलता है आगे हम आपको बताते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से हम बनाएंगे 3 मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे? यहाँ से 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स हमारा होगा ए मैट्रिक्स, दूसरा होगा अपना बी मैट्रिक्स और तीसरा होगा अपना जो है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स किससे बनेगा? तो हमारे जो यहाँ पे वेरिएबल्स आई हुई हैं उनसे बनेगा। तो एक्स मैट्रिक्स देखिए इनके सॉल्यूशन पार्ट को। तो हमारा जो एक्स मैट्रिक्स होगा वेरिएबल से बन जाएगा, एक्स वाई और जेड वेरिएबल होते हैं इसमें। और जो अपना बी मैट्रिक्स होगा वो हमारे कॉन्स्टेंट से बन जाएंगे, जो कि अपना 4, 0 और कितना है 2। और जो ए मैट्रिक्स होगा वो हमारे कॉफिशिएंट से बन जाएंगे। तो कॉफिशिएंट है अपना 1, -1 और फिर क्या यहाँ पे जेड 2, 1 नहीं, यहाँ पे जेड नहीं, 1, -1 और जेड का जो कॉफिशिएंट है जो कि कितना है अपना जेड का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है। तो यहाँ पे होगा 1, कितना बन जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कितना हुआ 2, 1 और माइनस में 3 आ गया। और जो अगला वाला बन जाएगा हमारा रो, वो तीसरे वाले इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट है वो लिए जाएंगे। तो 1, 1 और कितना 1। तो यहाँ से हमारे पास जो है 3 मैट्रिक्स बन जाते हैं। इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से ये तीनों मैट्रिक्स को बनाएंगे। और जो ए इनवर्स होता है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स होता है। निकालने का फार्मूला ये है। तो अब ये एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट को भी हम आप यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो अपना एडजॉइंट होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे कोफैक्टर आएंगे उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त आव्यूह ले लेंगे, तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की भी वैल्यू निकालनी है। तो गिवन मैट्रिक्स ए से जो मैट्रिक्स हम ए बनाए हैं इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बदलेंगे, फिर वहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो है ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद ये सारी वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, किसको, ए इनवर्स को और अपना जो बी मैट्रिक्स होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे यक्स मैट्रिक्स से। क्यों? क्योंकि 2 मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तभी जो है 2 मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस ए मैट्रिक्स को बना देंगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए कैसे, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो हमारा जो है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो मैट्रिक्स ए से ही बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बनाएंगे तो आ जाएगा 1, -1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 1 माइनस में 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1, 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने का तरीका रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देंगे।
तो R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे जब इसको, तो ये R1 हमेशा ढका जाएगा, ये कॉलम ढका जाएगा। तो सीधे यहाँ पे करता हूँ, तो 1 यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आ जाएगा, इनका कराएंगे माइनस आता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। ठीक, अब इस ये माइनस से खुलता है तो ऑलरेडी माइनस है वो, तो ये प्लस बन जाएगा। अब ये वाला कॉलम पहला वाला रो तो हमेशा ही ढका जाएगा, जिस रो के सापेक्ष एक्सपेंड किया जाएगा वो रो हमेशा ढका जाएगा। तो इनका करा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इनका कराएंगे तो माइनस होता है, बीच में माइनस आता है, इनका प्रोडक्ट भी माइनस आएगा और 3 हो जाएगा अपना यहाँ पे। और उसके बाद प्लस में 1 हो जाएगा, फिर इनका 2, क्योंकि ये और ये ढक लिए जाएंगे तो 2 1 के 2 हुआ और माइनस में कितना हुआ 1 हुआ। इनको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 3 1 ये 1 माइनस 3 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना देखिए 5 प्लस 1 5 आ जाएगा, 5 का 1 में कराएंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और 1 का 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, कुल मिला के अपना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 10। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो 10 के इक्वल आ गई है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कोफैक्टर को, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में कोफैक्टर का यूज़ किया जाता है। तो हम कोफैक्टर को जो है आपको बताए हुए हैं कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट कोफैक्टर यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोफैक्टर को निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या होता है कि क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको ढक लोगे। उसके बाद जो बचेगा, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर लेंगे, और उसमें एक बार +1 से -1 से +1 से -1 से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यानी कि +1 से शुरू करेंगे, 1 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो उसमें 1 इंटू माइनर कर देंगे उस एलिमेंट का। उसके बाद फिर -1 इंटू माइनर, फिर +1 इंटू माइनर, ऐसे अल्टरनेट करते जाते हैं। तो यहाँ पे निकाल देंगे। तो और कोफैक्टर को दिखाते हैं C से। तो पहले वाले रो के सारे एलिमेंट का निकालेंगे तो यह आ जाएगा C11, फिर अगला होगा C22, फिर C23, फिर C2 नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक मिनट जो है यहाँ पे, हालांकि निकलेगा तो इन सब का भी, लेकिन सीरियल से करते हैं जो हमें। C11 हो गया, C12 हो गया, C13 हो जाएगा। उसके बाद आएगा C21, फिर C22, फिर C23, उसके बाद आ जाएगा C31, फिर C32, फिर उसके बाद C33 आ जाएगा। तो इन सब के माइनर को हम ऑलरेडी जो है निकाल चुके हैं, और यहाँ पे हमको खाली लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। एक बता दे रहा हूँ कैसे होता है ये। देखिए, जैसे मान लीजिए आप इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट बच जाते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। पहले इनको कराएंगे 1 1 जा 1, इनका कराएंगे माइनस में 3 आएगा, मतलब एक डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर लेंगे। और उसमें एक बार 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उनका माइनर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम लिख के ले आए हैं, तो फटाफट बता देते हैं क्या आएगा इनकी वैल्यू। तो ये जो C11 आएगा वो 4 आएगा, देख लीजिए कैसे। 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, इनका कराएंगे -3 आएगा। तो ये माइनस और ये जो माइनस आता है वो मिलके प्लस बन जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कराना था तो इसलिए ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अब इसका अगर निकालते हैं, देखिए इसका -1 का, तो -1 दूसरे वाले कॉलम में आ रहा है, दूसरा वाला कॉलम ढका जाएगा, ये रो ढका जाएगा। तो बचा कौन अपना अपना बचा 2 1 जा 2, इनको कराएंगे माइनस में 3, बीच में माइनस आता है तो प्लस बन जाएगा, यानी कि +3 हो जाएगा। ये 2 आया था 5 हो गया। अब की बार -1 से मल्टीप्लाई कराना था, क्योंकि यहाँ पे C11 में 1 से मल्टीप्लाई करा चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बन जाएगा अपना कितना, ये -5। तो इस तरह से करना था। उसके बाद जो है C13 की वैल्यू निकल के आई है 1, और जो C21 की वैल्यू निकल के आई है वो 2 आई है, और C22 की वैल्यू 0 आएगी, और C23 की वैल्यू माइनस में 2 आएगा, और C31 का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे कोफैक्टर सब निकल चुके हैं। अब इन कोफैक्टर को जो है हम मतलब अब हम लोग बनाएंगे एडजॉइंट। क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, एडजॉइंट। तो आप सभी को पता है कि जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जो कोफैक्टर निकला है उसका मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लिया जाएगा। तो कोफैक्टर हमारे कौन कौन है, 4 -5, और यहाँ पे -5 होगा, 4 होगा, -5 होगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 ठीक है। C23 का मान कितना आया है, माइनस में 2 आ गया है। हाँ, अब उसके बाद जो है इसको उतारेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 2
5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज 80 लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज में क्या करते हैं रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। अब हम लोग रो को कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पहला वाला रो पहला कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 0 माइनस में 2 आ जाएगा, 2 5 3 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट निकल गया, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? तो 10 आ चुका है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 नहीं 4 2 2 कितना बन जाएगा यहाँ पे 4 2 2, हाँ तो ये हो जाएगा 4 2 2 माइनस 5 0 5 और इसको जो है हाँ यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 और कितना यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ए इनवर्स निकल गया है। अब हम जानते हैं जो अभी इक्वेशन बनाया था उस इक्वेशन अपनी सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है? अपना एक जो मैट्रिक्स है वेरिएबल वाला, तो x y और क्या यहाँ पे z है, इक्वल टू ए इनवर्स हमारा निकला है 1/10 इंटू मैट्रिक्स 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू जो है बी, और बी हमारा क्या है जो कांस्टेंट से बना मैट्रिक्स है जो कि है 4 और अपना है 0 और अपना यहाँ पे कितना है 2 है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे हो जाएगा x y और क्या z इज इक्वल टू, ठीक। क्या बन जाएगा यहाँ से, इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। इनको कराएंगे, देखिए रो टू कॉलम चलते हैं तो पहले वाले रो का सारे कॉलम में कराएंगे। यहाँ पे कॉलम कितना है 1 है, तो 4 चौक यहाँ पे हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कराएंगे प्लस में 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इसमें कराएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कराएंगे इसका यहाँ पे तो माइनस में 20 हो गया, फिर प्लस में 0 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कराएंगे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कराएंगे प्लस में 0 आ जाएगा, फिर इसका इसमें कराएंगे प्लस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। अब इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारा जो है क्या बन जाएगा, देखिए तो हमारा यहाँ पे जो मैट्रिक्स है x y और z ये इक्वल हो चुका है 1/10, और इसको जो सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 16 और 4 यानी 20 आ जाएगा यहाँ पे, और ये -2 + 10 कितना बन जाएगा माइनस में 10 आ जाएगा, और ये प्लस में 10 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस 10 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करा देना 1/10 का, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा, तो जैसे इसको कराएंगे तो ये बन जाएगा कितना हमारा हो जाएगा, ये 1/10 × 20 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और हमारा ये जो मैट्रिक्स चल रहा है, अब हम लोग अपने इस मैट्रिक्स को यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, और जैसे ही कंपेयर करेंगे अपने इस मैट्रिक्स को तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, जो y की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, और जो z होगा वो अपना 1 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हमें करना होता है। हमारा जो आंसर है वो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू कितनी है 1 निकल के आई हुई है। एक बार चेक कर लेंगे आंसर क्या आ रहा है, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो 2 आया है, फिर -1 आया है, फिर 1 आया है। तो ऐसे करना होता है। यहाँ पे हमको फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये पूरा डिटेल से तो नहीं बताए हैं, हमारे पीछे के लेक्चर में जाके देखेंगे तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल से बताए हुए, यानी कि सेट नंबर 2 या सेट नंबर 1 में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 के जो है पार्ट नंबर ये ए था, अब पार्ट नंबर बी को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिखा नहीं है, तो इसको जो है यहाँ से मिटा के जो है यहाँ कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे मतलब अपना जो x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ चुकी है, और जो y है वो अपना आ चुका है किसके इक्वल, कंपेयर करेंगे यहाँ से ना, यहाँ पे y यहाँ पे कितना -1, और जो z है
वो अपना 1 के इक्वल आ चुका, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 का बी पार्ट है और इसमें बोल रहा है कि फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो दिए गए आव्यूह का हमें प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, यानी कि उसका इनवर्स निकालना है। तो वही अभी आपने देखा था पीछे कैसे इनवर्स निकाले थे, एकदम सेम डिक्टो प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे सीधा फार्मूला होता है कि जो हमारा ए इनवर्स होता है, जो ए इनवर्स होगा वो हमारा होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकलेगा डिटर्मिनेंट से। ठीक है उसके बाद इन सारी वैल्यू को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इस गिवन मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 4 3 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि होगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, R1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे 1 ये प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा या प्लस से खुलेगा, तो 1 हो जाएगा। और इसका इसमें कराएंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस में 3 और यहाँ पे जो है अब इसको ढका जाएगा, ये कॉलम ये रो, तो यहाँ पे बन जाएगा और ये माइनस से खुलेगा तो 4 1 के 4 हो जाएगा ये, और माइनस में 3 बन जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए ये वाला कॉलम ढक लिया जाएगा, ये वाला रो तो ढका ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस में कितना हो गया अपना यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 से 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 7 माइनस में 6 और जो कि इक्वल हो जाएगा किसके 1 के बराबर। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला है वो 1 के बराबर आएगा। इनवर्स निकालने में मतलब मोस्टली जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 के ही बराबर आती है। तो ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और आप सभी को पता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो हो जाएगा हमने क्या, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनेगा अपना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमको लेना पड़ता है ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकलेगा, अभी पीछे क्वेश्चन में आपने देखा है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे। तो कोफैक्टर C11 का निकलेगा, C12 C13 का, फिर C21, उसके बाद जो है यहाँ करते हैं चलिए यहाँ पे जो है इसका मिटा देते हैं, C21 C22 C23 और यहाँ पे किसका हो जाएगा C31 C33 32 और यहाँ पे कितना C33। तो यहाँ पे निकालेंगे सबका अपना कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -1 से कराएंगे उसके माइनर में। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसी एलिमेंट में उसके माइनर में, उसी एलिमेंट के माइनर में एक बार 1 से, फिर अगले वाले मतलब जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा रहा है उस एलिमेंट में -1 की पावर i प्लस j यानी कि रो प्लस कॉलम करने पर जो आता है उसको उसके माइनर में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कोफैक्टर यहाँ पे निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट इस चीज़ को जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो कोफैक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो इसका जो कोफैक्टर है वो C11 की वैल्यू 7 के बराबर है। निकाल लीजिएगा आप लोग, इसमें 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, कितना बन जाएगा ये, एक मिनट जो है देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद C21 की वैल्यू आई है माइनस में 3 और C22 की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर और यहाँ पे आ जाएगा C23 का मान 0 के बराबर आएगा और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी C31 माइनस में 3 के इक्वल है और जो C32 है वो 0 के इक्वल है और जो C33 है वो 1 के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिए हैं। एक बता देते हैं कैसे निकला है। C11 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो डिटर्मिनेंट बना है C11 का मतलब पहला वाला कॉलम, पहला वाला रो, पहला वाला कॉलम। तो निकालने का तरीका क्या है, C11 -1 की पावर ये i प्लस j यानी कि रो प्लस कॉलम, तो 1 + 1। उसके बाद डिटर्मिनेंट बना लेंगे इस C11 के एलिमेंट जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढकने के बाद, तो इसको कवर कर लेंगे और फिर इसको कवर कर लेंगे, तो इनको यहाँ पे बनाएंगे। तो कितना बना अपना 4 3
और 3 और कितना यहाँ पे 4। तो इनको जब सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना बन जाएगा ये, तो -1 की पावर, देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अगर ये जोड़ने पर इवन आएगा तब तो 1 हो जाएगा, ऑड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो 16 से जो है 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा अपना 7। तो कुल मिला के ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से निकल के कितना आ जाता है 7। तो ऐसे सारे एलिमेंट का हम लोग कराएंगे। जब इसका निकालेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो ढका जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे करते हैं, बस याद रहे -1 की पावर i1 + i + j करते हैं, बार बार नहीं करते हैं क्योंकि इतना टाइम अगर आप देंगे तो क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये याद कर लीजिए कि 1 से शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे 1 -1 1 -1 ऐसे अल्टरनेट करते चले जाएंगे। तो हमारा ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप देखिए क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स आया है उनसे एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो कोफैक्टर हमारे निकल के आए हैं 7, फिर कितना आ गया अपना यहाँ पे -1, फिर कितना -1 और यहाँ पे -3 1 0 और यहाँ पे जो है वो हमारा है -3 0 और कितना है यहाँ पे 1 है। और इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यानी कि जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, ट्रांसपोज में रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया जाता है। तो 7 -1 -3 1 0 फिर -3 1 0 फिर -3 1 नहीं -3 फिर 0, उसके बाद कितना यहाँ पे जो है अपना 1 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल चुका है एडजॉइंट निकल गया है। अब हम निकालेंगे सीधा ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फार्मूला जो कि यहाँ पे लिखा गया है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कितना है, ये निकला है 7 -3 -1 1 0 और यहाँ पे अपना कितना आया है, यहाँ पे अपना आया है -1 0 1। तो अब आप सभी को पता है कि 1 से मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं तो हमारा यही इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से हमको अपने इनवर्स को निकालना होता है। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको एक एक चीज़ें पता होंगी तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और मतलब अपने आप में ये क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसको जो है मतलब ये थोड़ा टफ कह सकते हो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस इंस्क्राइब्ड इन अ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए कि द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है यानी कि लंबवृत्तीय जो एक बेलन है, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया, जिसका जो कर्व सरफेस एरिया है, जिसका जो वक्रपृष्ठ है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि और आगे भी क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, और कह रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, जो कि एक कोन के अंदर बना हुआ है, यानी कि एक शंकु के अंदर एक बेलन बना हुआ है, और बेलन अपने मैक्सिमम जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि वो अपने मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया में बना हुआ है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है, तो हमको प्रूव करके बताना है कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो कोन के रेडियस का क्या है, हाफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे समझा दे रहा हूँ चित्र के माध्यम से। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक जो है हमारे पास कोन है, यहाँ पे लिखते हैं, एक हमारे पास क्या है, कोन है, ऐसे ये हमारे पास एक कोन है। एक मिनट और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा जो है सही नहीं बना है। हमारे पास एक कोन है और इस कोन के अंदर जो है, इस कोन के अंदर एक जो मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया का जो है सिलेंडर बना सकते हैं, मतलब आ सकता है, वो रखा गया है। जैसे अब आप सभी को पता है कि एक कोन के अंदर जो है बहुत सारे सिलेंडर बन सकते हैं, जैसे कि ये बन गया एक सिलेंडर, यही बन जाएगा, एक ठो ये बन जाएगा, एक ठो ये बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे सिलेंडर बन सकते हैं। पर उसने कहा है कि हमें वो वाला सिलेंडर
बनाना है इस कोन के अंदर, जिसका जो CSA है, जिसका जो कर्व सरफेस एरिया है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो मैक्सिमम है, तब हमें प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो कोन के रेडियस का 1/2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोन हो जाएगा। इसके अंदर मान लेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है, ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया सबसे अधिक है, यानी कि मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया वाला ये सिलेंडर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये है। तो हमसे पूछा है कि जो सिलेंडर का हमारा रेडियस है वो कोन के रेडियस का 1/2 है। तो हम यहाँ पे सब सारी चीज़ें मान लेंगे कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल r है और जो उसकी हाइट है वो स्मॉल h है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये स्मॉल h है हाइट, और इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक होती है r है, और हमारे कोन की जो रेडियस है, कोन अपना यहाँ से लेके यहाँ तक है, अपना जो कोन है उसकी रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं, और इसकी हाइट को, मतलब जो हमारा कोन है उसकी हाइट को हम मान लेते हैं कितना, कैपिटल में h मान लेते हैं। ठीक है, और नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम है, मान लीजिए ये हमारा O पॉइंट हो जाएगा, O पॉइंट हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो गया, और इसको नाम दे देते हैं जो है यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, हाँ इसको नाम दे देते हैं, ये अपना B पॉइंट हो गया। ठीक, कौन सा पॉइंट हो गया यहाँ पे, B पॉइंट, और इसको भी मिला देते हैं थोड़ा ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इसको C पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको जो है E पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पे बचा हुआ है F पॉइंट नाम दे देते हैं, और यहाँ पे सारी डायमेंशन को लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लेट बी द हाइट ऑफ, अच्छा एक बात और आप सभी को बता देते हैं कि यहाँ पे जो कोन है वो गिवन है, यहाँ पे गिवन वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था ऐसे कि सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन लिखना चाहिए था, गिवन नहीं लिखा है। तो खैर यहाँ पे कोन जो वो दिया गया है, और इस चैप्टर में जो चीज़ गिवन होता है उसके जो सारे डायमेंशन होंगे उनको कांस्टेंट मानना है, और जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे बोला है कि जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो मैक्सिमाइज यानी कि वो मैक्सिमम है, यानी कि हमको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है, तो उसी को अपना फंक्शन बनाएंगे और उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये है की पॉइंट इस क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट बी द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है वो कैपिटल H है, और जो उसकी रेडियस है, कोन की जो रेडियस है उसको कैपिटल R मान लेंगे। ठीक, और जो हाइट है अपने सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मान लेंगे स्मॉल h, और जो रेडियस है उसको हम लोग मान लेंगे स्मॉल r। तो देखिए ये OA की जो डिस्टेंस है, अपना जो OA है जो कि हमारा है क्या, OA क्या है, रेडियस है। OA क्या है, रेडियस है किसका, कोन का रेडियस, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ कोन, तो OA है। ठीक है, और जो OF है वो अपना क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। हालांकि यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे अब लिखना भूल गया तो यहीं लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है अपना। तो अगर कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी FA निकालने के लिए तो हम पूरे OA में से OF को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो पूरी डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा ये R है, और इतना मतलब ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। तो इतनी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जो है पूरे कैपिटल R में से इस R को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन बोला है कि जो हमारा सिलेंडर है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो मैक्सिमम है। तो सिलेंडर ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको यस मान लेते हैं। यस इक्वल टू फार्मूला होता है 2πRH, क्योंकि सिलेंडर के CSA को निकालना है इसलिए सारे डायमेंशन सिलेंडर के यहाँ पे लिए जाएंगे। तो इसी को अपना फंक्शन मानना है, क्योंकि इसी को मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात इसी का किया गया है, और जिसको मैक्सिमम बोलेगा उसी को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, वही हमारा फंक्शन होता है। एक बात और ध्यान में रखना है कि फंक्शन में एक वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे R और H दो वेरिएबल हो गए हैं। तो याद अब आगे अभी जो है हम इसको क्या करेंगे, इस R को या H को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसको एक वेरिएबल में लेके आएंगे। अब उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेंगे, तो यहाँ से इसको जो है हम आगे बढ़ा पाएंगे। ध्यान रहे, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बोलेगा क्वेश्चन में उसी को हमें करना है डिफरेंशिएट, वही हमारा फंक्शन होगा। बट उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक R है दूसरा क्या है H, और जो हमारा कोन है उसके सारे डायमेंशन हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे।
उसकी रेडियस, उसकी हाइट सब कांस्टेंट है क्योंकि वो गिवन है। लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा हो सकता है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में इसको करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे सिलेंडर की रेडियस है जो कि स्मॉल आर हम माने हुए हैं, टू प्रूफ में हमको प्रूफ क्या करना है कि जो हमको ये जो है मतलब जो सिलेंडर का रेडियस है वो अपने कोन के रेडियस का हाफ है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, कोन इंस्क्राइब्ड इन कोन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो चलिए इसको करते हैं। अब इसी को अपना फंक्शन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे समस्या है कि 2 वेरिएबल यहाँ पे है, तो इसको बनाएंगे कितने वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में। इसके लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमको 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल है AFB और दूसरा ट्रायंगल है पूरा OAC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो यहाँ से जो है हम H के वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि H के वैल्यू को स्थापित कर हटा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, OAC यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल। ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, O से A गए, A से C गए, फिर ये सीधी लाइन है, ये जो है सीधी लाइन है। ये दिख भले नहीं है, थोड़ा हल्का टेढ़ा हो गया, लेकिन ये लाइन कैसी है, ये सीधी है। और इसको सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, या ऐसे है, यही वाला ट्रायंगल यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल की बात की। और एक ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा देंगे, और सिमिलर है ये। देखिए कैसे, तो ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल है ये F है, तो FAB, ट्रायंगल FAB। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, जो बड़े वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल OAC में एंगल O बराबर है इस वाले ट्रायंगल के एंगल F के। हालांकि पूरा नाम लिखना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक ही एंगल बना है, इसलिए हम सिंगल नाम भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। क्यों बराबर है, ईच 90 है। अब यहाँ सब ये सब सारी चीज़ें करनी नहीं होती, लेकिन समझा रहा हूँ तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्योंकि ये क्लास 9 10th में आप 10th में सीख के आते हैं सिमिलरिटी को। तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन से मतलब है बस, लेकिन फिर भी करा दे रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए ये जो एंगल है A वाला, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, कॉमन एंगल है। और आप सभी क्लास 10 में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल के अगर 2 एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा वाला एंगल भी सेम हो जाएगा। इसलिए एंगल क्राइटेरिया से हम लोग कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो चाहे तीनों एंगल बराबर हो जाएं या फिर अगर 2 एंगल बराबर हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, क्योंकि 2 बराबर होने पे तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हेंस ट्रायंगल OAC इज सिमिलर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, आप कैसे भी नहीं लिख सकते हैं, कंग्रेंसी में आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए एंगल O की किसके इक्वल था, F के, तो O पहले लिखा है तो F यहाँ पहले लिखा होना चाहिए। A किसके इक्वल था, A के, और C तो लिया ही नहीं गया था, तो देखिए O F के इक्वल था तो O पहले लिखा है, इसलिए F को पहले लिख दिया। A के इक्वल है तो A बाद में लिखा, मतलब दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे A को लिख दिया। अब बचा इसमें कौन सा, B। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। और आप सभी को पता है कि जैसे ही 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। तो OA का FA के साथ, यानी कि OA अपान में FA इक्वल हो जाएगा AC अपान में, देखिए तीसरा लिया तो यहाँ पे AB हो जाएगा, इज इक्वल टू OC अपान में कितना, FB। ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे। ठीक है, ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से ये चीज़ होती है। अब OA की वैल्यू किसके बराबर है, तो OA कौन है, ये है पूरा कैपिटल R अपान FA अपना कितना है। अब देखिए यही FA निकल के आया, तो अभी यहाँ पे निकाला था FA, कहाँ गया ये FA। तो FA मतलब इतनी डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पूरे डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो पूरा है R, इतना है स्मॉल r, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, कैपिटल R माइनस में क्या, स्मॉल r इज इक्वल टू AC। अब इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर 3 चीज़ें बराबर होती हैं तो खाली 2 को ही लेके सॉल्व किया जाता है। तो इसको और इसको लेके हम लोग जो है यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे इन दोनों को। OC इसको छोड़ दे रहे हैं, OC हमारा कितना है, OC जो कि है हाइट किसकी, कोन की,
जो कि कैपिटल एच है, अपान एफ बी एफ बी क्या है, एफ बी, एफ अपना कहाँ है, ये है, और बी ये है, तो वो ये हाइट है किसकी, सिलेंडर की, जो कि कितनी है, स्मॉल में एच है। और हमको यहाँ से एच की वैल्यू को हटाना है या फिर स्मॉल आर की वैल्यू को हटाना है। तो एच की वैल्यू हटाना यहाँ से आसान है, तो हम लोग यहाँ पे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना बन जाएगा यहाँ पे अपना जो है एच कैपिटल में आर इज इक्वल टू एच, उसके बाद जो है कैपिटल आर माइनस में क्या, स्मॉल आर। हमको चाहिए जो है एच, यहाँ पे स्मॉल एच रहेगा, कैपिटल एच नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉल एच रहेगा। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। इसमें हमारा बन जाएगा क्या, एच और कैपिटल में कितना, आर। ठीक, अब हमको चाहिए एच की वैल्यू, तो यहाँ से बताइए एच बराबर क्या होगा, तो आर डिवाइड में चला जाएगा, तो एच, उसके बाद क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में आर माइनस स्मॉल आर और अपान में कितना, कैपिटल आर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो है ये हमारे एच की वैल्यू निकल चुकी है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे जो है एच का अंदर मल्टीप्लाई कर, मतलब एच का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे कराते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ से बताइए एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर हो जाएगा अपना कैपिटल में एच और कैपिटल में आर, और इसको सेपरेट कर देंगे साथ ही साथ, तो आर हो जाएगा माइनस कैपिटल में एच स्मॉल में आर और अपान में क्या, कैपिटल में आर। अभी ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू आ गया अपना जो है, एच इज इक्वल टू आ गया अपना, यहाँ पे एच जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस स्मॉल आर अपान में कैपिटल आर। तो ये हमारे स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एच की वैल्यू को जो है यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाएगा, एक कैपिटल आर जो हमारे कांस्टेंट लिए जाएंगे, तो यहाँ पे एक स्मॉल आर है जो कि वेरिएबल का काम करेगा। यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो, चलो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एच की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, जैसे ही रखते हैं इसमें हम, तो जब रखेंगे इसमें तो हमारे बन जाएंगे क्या, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और एच की जगह, स्मॉल एच की जगह ये पूरा रखा जाएगा, जो कि है अपना क्या, एच और ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल आर अपान में कैपिटल आर। अब इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 2 पाई आर एच। देखिए ये चीज़ जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, थोड़ा ऊपर करके जो है यहाँ पे, नहीं ठीक है, 2 पाई आर का, एक मिनट, चलिए ठीक है, आर का स्क्वायर आ गया, स्मॉल आर का यहाँ पे कराएंगे, और इंटू में कितना एच और अपान में कितना, कैपिटल में कितना आर हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया है, जिसे हमें मैक्सिमम करने के लिए, मतलब मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया बोला था सिलेंडर का, वो ये फंक्शन अब सिंगल वेरिएबल में आ चुका है। अब ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, और ये फंक्शन वेरिएबल आर में है, इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे एफ आर इज इक्वल टू, कितना बन जाएगा अपने यहाँ से, 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई एच आर का स्क्वायर और अपान में कैपिटल में आर। इसी फंक्शन को हमें करना है क्या, डिफरेंशिएट, और यहाँ से हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे जीरो के बराबर करके, यानी कि जो एफ डैश आर आएगा उसको जीरो के बराबर करेंगे और हम निकाल लेंगे अपना क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट को अपने डबल डेरिवेटिव में रख के चेक करेंगे कि उस क्रिटिकल पॉइंट को जब डबल डेरिवेटिव में रखते हैं तो क्या डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है या निगेटिव आई है। अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम पॉइंट होता है, और अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम बोला ही है तो निगेटिव आना चाहिए डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट को रखने के बाद। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फाइनली हमारा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल में बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं। कौन सा पार्ट मिटाए यार यहाँ पे, तो अभी ठीक है थोड़ी देर तक करते हैं इसको, जब मिटाने लायक होगा तभी मिटाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ से हम लोग निकालेंगे अब अपने एफ डैश आर। तो एफ डैश आर इज इक्वल टू, तो आर के सापेक्ष किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई और यस तो कांस्टेंट हो जाएगा, और आर का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 होगा, तो इसलिए ये इतना ही खाली बचेगा, और माइनस यहाँ पे 2 पाई कैपिटल एच अपान में आर, ये कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का अपना हो जाएगा 2 और स्मॉल में कितना आर, 2 स्मॉल में आर है ये। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 2 और स्मॉल में कितना आर।
अब देखिए यहाँ से जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश आर की जो वैल्यू है वो आ गई है 2 पाई कैपिटल में एच माइनस में कितना 2 पाई, सॉरी 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 पाई कैपिटल में एच और स्मॉल में आर 4 पाई और अपान में कितना कैपिटल में क्या आर आ जाएगा। अब इसको यहीं पर दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि अभी हमें डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी वरना इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से बताएंगे एफ डबल डैश आर किसके बराबर होगा, फिर से आर के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, तो 0 हो गया माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट कैपिटल एच कांस्टेंट अपान में आर कांस्टेंट और स्मॉल आर का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के एफ डबल डैश आर की जो वैल्यू है यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आएगा तो लिख देंगे एफ डबल डैश आर जो है वो अपना निकल चुका है माइनस में 4, माइनस में कितना माइनस में 4 पाई एच और अपान में कितना आर। अब ये भी एक कांस्टेंट ही आया है, ये जो एफ डबल डैश आर आया है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आर की कोई भी वैल्यू रखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर की ये कुछ बदलने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे जो है और इसको आगे की तरफ यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये एफ डबल डैश आर निगेटिव में आ चुका है। ठीक, अब मिटा देते हैं, इधर जो है इतने पार्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, और यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को मिटाते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, ये तो हमें प्रूफ ही करना है। हाँ, तो हमारा जो एफ डबल डैश आ रही है, अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए पुट कर देते हैं, पुट एफ डैश आर इज इक्वल टू 0, एफ डैश आर को 0 के इक्वल पुट करेंगे कितना बन जाएगा, एफ डैश आर हमारा क्या है ये है, तो हमारा जो है 2 पाई कैपिटल में एच माइनस में जो है 4 पाई कैपिटल में एच स्मॉल में आर अपान में कैपिटल आर इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से देखिए ऊपर से 2 पाई और एच ले लेंगे कामन, तो कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पे 1 माइनस, अब 2 पाई कामन है तो यहाँ पे 2 बच गया और स्मॉल में आर बच गया और अपान में कितना कैपिटल में आर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता है, यही हमारा 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 स्मॉल आर अपान कैपिटल आर इक्वल टू क्या 0, इंप्लाइज दैट यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे चीज़ को उठा के उधर भेज देंगे, तो 1 इक्वल टू 2 आर अपान में कैपिटल आर इंप्लाइज दैट स्मॉल आर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा और अपान में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आर की वैल्यू निकल गई। लेकिन ये आंसर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट को अपने डबल डेरिवेटिव में पुट करके ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सच में ये मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग यही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट आर, नाउ पुट वैल्यू ऑफ आर, नाउ पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन एफ डबल डैश आर, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एफ डबल डैश आर, अब आर की जगह हमको क्या रखना है r/2 रखना है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है तो इसलिए ये ही जाएगा 4 पाई एच और अपान में कितना हो जाएगा कैपिटल में आर, और जो कि ये क्या है निगेटिव आ चुका है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसमें इस आर का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ निगेटिव फंक्शन, और जब डबल डेरिवेटिव में अपने क्रिटिकल पॉइंट को रखते हैं और हमें निगेटिव मिलता है, निगेटिव वैल्यू मिलता है, तो वो हमारा जो पॉइंट होगा क्रिटिकल वाला वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, और उस पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो हेंस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल R/2 इज द मैक्सिमम पॉइंट। अब अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है तो इनसे जो हमारा मतलब इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें जो प्रूव करना था तो हो जाएगा। हेंस यहाँ पे लिख देंगे हेंस जो स्मॉल आर होगा, यानी कि जब हम अपने सिलेंडर के रेडियस को कोन की रेडियस का हाफ लेंगे तो वहाँ पे जो
एक सिलेंडर बन के तैयार होगा, उसके जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला रेडियस पकड़ते हो जो कि कोन के रेडियस का हाफ होता है, यानी कि अगर आप सिलेंडर के रेडियस को कोन के रेडियस का हाफ लेंगे तो जो आपके पास एक सिलेंडर बनेगा यानी कि कोन के अंदर, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमें करना होता है। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के जो है ए पार्ट। और ए पार्ट में ये क्वेश्चन 8 नंबर का था, तो इस तरह से इसको किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर जो है 8 के ही दूसरे वाले पार्ट की तरफ, 8 के बी पार्ट में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसको हम जो है अपने सेट नंबर 2 में EY यानी कि सेट नंबर 2 EY 2024 का ही सेट है, उसके क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड वाले पार्ट में कराए हुए हैं। तो आप लोग इसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 का है ये ए पार्ट। इसमें कह रहा है कि डू एनी वन पार्ट, कोई एक पार्ट करना है। तो पहले वाले में तो जो है बी वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन दिया गया, तो ए वाले पार्ट में एक ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का है ए पार्ट। तो इसमें हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन है पार्शियल इंटीग्रेशन, यानी कि जो आंशिक भिन्नों के द्वारा हम समाकलन करते हैं उसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि जो ये इंटीग्रेशन है अपना x² प्लस में x प्लस में 1 अपान में x प्लस 2 x² प्लस 1 dx, ये ब्रेक हो जाएगा। कैसे देखिए, थोड़ा सा आप सभी को बता देते हैं ब्रेक करने का रूल क्या है। ब्रेक करने का रूल ये है कि अगर हमारे पास ऐसे कोई ऊपर फंक्शन बैठा हो और नीचे भी कोई ऐसे फंक्शन हो और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से हो, मतलब x प्लस ए प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस यहाँ पे भी लगा दो। तो आपको कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना होगा कि अगर ये वाला फैक्टर लीनियर है, मतलब जो ये वाला फैक्टर होता है उससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऊपर हमें कांस्टेंट से ब्रेक करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए। तो देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 0 है। और वैसे यहाँ पे भी देखिए लीनियर है, तो यहाँ पे b हो जाएगा और अपना जो है यहाँ पे x प्लस बी माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितनी है इसकी 1। तो जो नीचे की डिग्री होगी ऊपर उससे एक कम डिग्री वाला रखना होगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे ऐसे बन जाए, नीचे अगर ऐसे बन जाए x प्लस ए और यहाँ पे x² प्लस और x माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, 2। अब इसको ब्रेक करने के लिए जो है आपको ऊपर 1 डिग्री कम करके तो लिखना ही होगा। तो इसकी डिग्री 2 है तो ऊपर आपको लीनियर बनाना पड़ेगा। और आप सभी को पता है लीनियर होता है ax प्लस बी, ऐसे करके इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। और ये देखिए आपका लीनियर है तो ऊपर आपको 0 पॉलिनोमियल रखना होगा, मतलब 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, और 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल मतलब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल रखना होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाता है c और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में कितना b। और यहाँ पे जो ऐसे कभी अगर आ गया, ऊपर एक फंक्शन हो या पॉलिनोमियल हो और नीचे यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, ऐसे आ जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर प्लस भी हो सकता है। तो जब भी स्क्वायर वाला होता है जिसको ऐसे ओपन करते हैं, देखिए फैक्टर तो लीनियर ही है तो इसलिए यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल आएगा, मतलब 0 पॉलिनोमियल नहीं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी हो, 0 हो। ठीक है, तो ये a जो है एक कांस्टेंट है और इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। और नीचे यहाँ पे x प्लस ए हो जाएगा। एक बार और ये ब्रेक हो जाएगा, कैसे, एक बार दूसरा यहाँ पे कांस्टेंट उठाएंगे और यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे। और इसके बारे में तो आपको पता ही है कि ये इस तरह से होता है, ये लीनियर है तो ऊपर जो है एक तीसरा वाला कांस्टेंट आएगा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ये हमारा कुछ इस वाले टाइप का है ये। ठीक है, तो देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं a अपान में जो है यहाँ पे करते हैं, जो यहाँ पे मतलब जो हमारी ये वाली चीज़ है इसको भी मिटा देते हैं। तो हमारी जो ये वाली चीज़ है जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो ये चीज़ जो x² प्लस में x प्लस में 1 है और अपान में है x प्लस 2 और यहाँ पे x² प्लस में 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a। अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर वाला है ना, तो इसके नीचे कांस्टेंट आएगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक कम डिग्री वाला ऊपर होगा। तो अगर यहाँ पे डिग्री 1 है तो ऊपर 0 डिग्री और 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट को ही, तो जो कि यहाँ पे a लिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पे बीच में प्लस की साइन लगाएंगे और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक है तो नीचे वाला ही पहले लिख लो, ये क्वाड्रेटिक है। अब जो है हमको यहाँ पे
क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर करना होगा, तो यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट बी एक्स प्लस सी, यानी कि लीनियर टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे ऊपर हमको रखना होगा 1 डिग्री कम वाला। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे सही से लिख देते हैं 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने जाओगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा अपना एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1 और यहाँ पे अपना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 अपान में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब ये इससे कट गया तो ये बचा, तो यानी कि ए का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में, ये कटा ये बचा तो प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस में कितना सी, ये बी एक्स लिखा गया। ठीक है, इसको सही से लिखना पड़ेगा यार, बी एक्स प्लस में सी और ये कट चुका है और इनटू में अपना आ जाएगा क्या, इसके साथ आ जाएगा अपना एक्स प्लस क्या 2। अब ये चीज़ इससे कट जाती है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस बी एक्स प्लस में सी इंटू में एक्स प्लस 2 हो जाता। तो ये सारी चीज़ जो है इसके बराबर, तो यहाँ पे याद रखे रहना ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन इधर लगाएंगे, इधर भी कर देंगे, तो ये पूरी चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे 3 वैल्यू एक्स की कोई भी ले सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यू लेंगे जो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा आसान हो। जैसे अगर एक्स बराबर -2 ले लेते हैं तो ये 0 बन जाएगा, एक बार एक्स बराबर 0 ले लेंगे, एक बार एक्स बराबर 1 ले लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट एक्स इक्वल टू -2, -2 पुट करेंगे तो -2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 4, यहाँ पे भी कितना 4 प्लस में कितना 1। ठीक है, नहीं यहाँ पे यहाँ पे 4 क्यों आ गया, यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना जो है, यहाँ पे गलत हो गया, फिर से रखते हैं, यहाँ पे -2 रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है -2 का स्क्वायर कितना अपना 4 और प्लस में कितना 1। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये -2 प्लस 2 0 बन जाएगा, जब ये 0 तो ये पूरा 0, तो उसको लिखना नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a, तो जो a आएगा वो 3 अपान में कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू निकल गई 3 अपान में कितना 5। तो इस तरह से करेंगे। अब आगे हम लोग जो है निकालेंगे b और c की वैल्यू को भी। अब बी और सी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगेन कोई भी नंबर पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर पुट करो जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 0, तो पुट एक्स इक्वल टू 0, कहाँ पे पुट करेंगे, यहीं पे पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 0 तो बच्चा कितना अपना 1 इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा ए 0 का स्क्वायर 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, आगे यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो बच्चा कितना यहाँ पे सी और यहाँ पे 0 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना बन जाएगा ये 1a प्लस 2c। अब a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, a किसके बराबर है 3 अपान में कितना 5 प्लस में कितना 2c, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 3 अपान में कितना 5 इक्वल टू 2c, और इसको जब माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा जो है 2 अपान में 5 इक्वल टू 2c, 2 से 2 कट गया तो c की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपान में कितनी आ जाएगी 5, तो c निकल गया 1 अपान में 5। अब क्या करेंगे, फिर से कोई भी वैल्यू रख देंगे, तो अब की बार जो है यहाँ पे पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू कितना 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2a प्लस 1 रखे हैं तो b बचेगा प्लस में c, b प्लस में c और 1 रखें तो ये 3 बन जाएगा, इंटू में यहाँ आ जाएगा कितना 3, तो 3 माइनस ये 2a की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू किसके बराबर है, a जो है अपना निकल के आ चुका है 3/5, तो 3 माइनस 3/5, भाई उसको उधर ले जाएंगे ना, ये 3/5 कहाँ से आया 2 इंटू a की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ साथ में ना, a की वैल्यू कितने एक बार यहाँ पे कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे जो है यहाँ पे। चलिए देखिए क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का मान कितना है
3/5 है, ठीक है। प्लस बी प्लस सी कितना है 1/5 है, इंटू में कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 6/5 आ जाएगा यहाँ पे ना, कितना आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसको इधर लेके चले जाएंगे तो 6/5 हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू बी प्लस 1/5 1/5 कितना 5 इंटू में कितना 3। इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 3 जा 15, 15 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो 9 में कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/5 इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस 1/5 इंटू में कितना, अरे यार 5 कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं दिखेगा, नहीं है। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं और ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 15 से 6 जाएगा, कितना जाएगा 9, 9 में कितना 5 इज इक्वल टू बी प्लस 1/5 और यहाँ पे है 3, तो 3 से 9 कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3/5 इसको उठा के इधर लाएंगे तो 1/5 इज इक्वल टू बी, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो अपनी आ जाएगी कितनी, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2/5 में कितना आ जाएगा 5। तो बी की वैल्यू 2/5 आ गई, सी की वैल्यू 1/5 आ गई और ए की वैल्यू आ गई कितनी 3/5, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे करना होता है। तो ये बी सी के मान निकल गए हैं। अब अपने इस ए बी सी के मान को जो हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो रख देंगे, कितना बन जाएगा, तो ये जो यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1 अपान यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए अपान ए कितना है 3/5, तो 3/5 अपान, ठीक, अपान में कितना है यक्स प्लस में क्या 2, फिर प्लस बी यक्स, बी कितना है 2/5 इंटू यक्स, इंटू में कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे यक्स, प्लस में सी, सी कितना है 1/5 और अपान में कितना यक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी चीज़ को जो है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें मिटा देते हैं इस साइड में, या फिर जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक स्टेप अभी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ इंटीग्रेट, एक मिनट जगह कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन की साइन लगा लेंगे यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 यक्स प्लस 2 प्लस 2/5 यक्स प्लस 1/5 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में क्या डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन जो है हम आगे यहाँ पे मिटा के जो है करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए जिस चीज़ का इंटीग्रेशन निकाला था वही चीज़ आ चुकी है। तो ये पूरी चीज़ जो है जिसका इंटीग्रेशन हमको इसी का तो करना था, यहाँ पे वही आ रहा है और वो इसका जो इंटीग्रेशन है वो इसके बराबर आ चुका है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाता है, जिसका इंटीग्रेशन करना था वो वहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो कि इसके बराबर है।
तो इसका इंटीग्रेशन करूँ या फिर इसका करूँ, दोनों क्या है बराबर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। देखिए क्या है, ये 9 का था, ये बी पार्ट नहीं, ए पार्ट था 9 का ना। तो क्या है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन चुका है, यानी कि जो यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1 अपान यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे, इस 3/5 को, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग इंटीग्रेशन बैठे हुए हैं, तो रूल क्या है कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो जब अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन आप 3/5 और अपान में कितना जो है यहाँ पे यक्स प्लस 2 और डी एक्स प्लस, यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हो। देखिए ये चीज़ इसके भी नीचे जा सकती है, इसके भी नीचे जा सकती है, तो सेपरेट करके फिर उनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा कितना 2/5 यक्स और अपान में कितना यक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे कितना डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो है ये चीज़ इसके नीचे ले गए, इसी चीज़ को उसके नीचे भी लेके जाएंगे, तो 1/5 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या डी एक्स। अब सबको इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ पे भी लिख देंगे डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/5 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस में क्या 2 और यहाँ पे क्या डी एक्स प्लस यहाँ से 2/5, फिर इंटीग्रेशन x/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, फिर प्लस यहाँ से 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या डी एक्स। अब करना है इंटीग्रेशन और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमें टी पुट करना पड़ेगा, बाकी लगभग हर जगह हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे कर देंगे इसके लिए पुट यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो जिसको टी पुट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तो इधर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, यक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा कितना 2x dx इक्वल टू क्या dt। तो यहाँ से बताइए अपना क्या है, ये जो x dx चाहिए ना, तो x dx किसके बराबर होगा, तो हाफ dt के बराबर हो जाएगा। तो x dx जहाँ लिखा गया है यहाँ पे हाफ dt कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो गया ये, और ये जो 1/x प्लस 2 है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log मॉड में x प्लस 2 प्लस 2/5, यहाँ पे इंटीग्रेशन x dx को क्या हाफ dt, तो हाफ dt और ये 1/t बन जाएगा, और प्लस 1/5 और इसका जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा। आगे क्या कर देंगे यहाँ पे 3/5 log मॉड में x प्लस 2 प्लस ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 और 2/5 पहले से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो आ जाएगा 1/5 और यहाँ पे 1/t का होता है log मॉड में t और प्लस में 1/5 tan इनवर्स x। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस t की वैल्यू उठा के रख देंगे जो यहाँ पे माने हैं, और अपना जो आंसर है वो आ चुका होगा, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस में क्या c, ठीक है। तो चलिए आगे जो है करते हैं, प्लस में c जो है यहाँ पे भूल गए थे लिखना, यहाँ पे भी लिख देते हैं प्लस में कितना c। तो अगला स्टेप होगा अपना 3/5 log, उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू को यहाँ पे रखना होगा, तो log मॉड में x प्लस 2 प्लस 1/5 log मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि log कभी भी निगेटिव नंबर का नहीं निकलता, इसी वजह से यहाँ पे मॉड लगाया गया है, ठीक है।
टी क्या मान चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1। अब यहाँ पे चाहे मॉड लगाएं चाहे ना लगाएं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1 भी पॉजिटिव है, उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लगा भी सकते हो, नहीं लगा, चलो हटा लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे और प्लस 1/5, यहाँ पे 1/5 कैसे आता है, ये 2 से 2 कट जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स एक्स और प्लस में कितना अपना यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। तो इस तरह से इसको करते हैं, ये है पार्शियल मेथड से, यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल मेथड, आंशिक भिन्नों के द्वारा जो समाकलन है वो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है, उसका जो पहला वाला पार्ट है, उसमें कह रहा है कि एक इलिप्स दिया गया है, दीर्घवृत्त है, और इस दीर्घवृत्त के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका हमें निकालना है एरिया, तो ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स है और आप सभी के कोर्स में मोस्टली जो है स्टैंडर्ड इलिप्स होता भी है। तो इससे जो बाउंडेड रीजन होगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है वो कैसे होता है, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड इलिप्स होगा, स्टैंडर्ड इलिप्स वो हमारा होता है एक्स का स्क्वायर अपान में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में कितना बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तब जो इलिप्स होगा उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, और उस तरह के एक्सिस को हम लोग, उस तरह के इलिप्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो जो ए निकल के आएगी वो अपनी 4 आ जाएगी, और जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि एक डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो जो बी है वो अपनी 3 के बराबर आ जाएगी। तो पता चल रहा है कि जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, देखिए आप जो है इस तरह से फिगर बनाएंगे, बिना फिगर के इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे एक इलिप्स बन के तैयार हुआ। तो इसी इलिप्स के द्वारा जो बाउंड्री रीजन है उसी का हमें निकालना है एरिया। तो ये जो इलिप्स है वो पूरा क्षेत्र ऐसे यहाँ पे सब पार्ट यहाँ पे बाउंड है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इतने पार्ट के एरिया को निकाल लूँ और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो हमें पूरे पार्ट का एरिया निकल जाएगा। ये क्या होता है, इस इलिप्स का वर्टेक्स होता है, यानी कि कोई भी कर्व एक्सिस पे जहाँ एक्सिस को जहाँ मीट करती है वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा जो कि होता है ए कामा 0। तो ए कामा 0 होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है बनी, यहाँ पे 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 कामा में क्या 0। तो और ये 0 कामा 0 हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स का जो सेंटर होता है वो 0 कामा 0 है। तो हमको क्या करना होगा, जो 0 से लेके 4 तक अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरे हमें शेडेड मतलब पूरा जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार फिर से देख रहे हैं हम, यहाँ पे पूरा बाउंडेड ना, ये पूरा बाउंडेड है, पूरा यहाँ पे पूरा पार्ट बाउंडेड ही है और हमें पूरे पार्ट का एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे जो कि 0 से 4 है और उसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ इलिप्स, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 इंटू एरिया 0 to 4 और वाई डी एक्स इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये जब y की वैल्यू निकलेगी वो x के टर्म में निकलेगी और यहाँ पे जो लिमिट है वो x की लिमिट रखी गई है। तो लिमिट जिसकी रखेंगे फंक्शन उसी वेरिएबल में होना चाहिए। तो x की लिमिट है तो फंक्शन x वेरिएबल में होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू निकाल के जो आएगी वहाँ यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे 4 को नीचे लिखते हैं। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर देता है, इतने पार्ट का जो एरिया होगा उतना ही इतने पार्ट का होगा, उतना ही इतने पार्ट का होगा, उतना ही इतने पार्ट का होगा, ठीक है। तो इसलिए चारों का नहीं निकालेंगे, एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे क्या सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख देंगे बी कॉस जो एक्स स्क्वायर अपान में 16 है
प्लस में वाई स्क्वायर अपान में कितनी है 9 है इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अपना जो वाई स्क्वायर अपान में 9 है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में कितना 16 के। अब हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस 9 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये इंटू कर जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 16। तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के अंदर 9 और इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स बाई 4 का क्या होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बताइए y इक्वल टू 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 माइनस एक्स बाई 4 का क्या होल स्क्वायर, और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपने y की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो y अपना ये बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, तो एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 4। ठीक, y की वैल्यू निकल गई कितनी 3 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 4 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये फॉर्मेट बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब इंटीग्रेशन में 3 बाहर हो जाएगा, आप सभी को ये बात पता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा अपना कितना 3 यहाँ से निकल गया बाहर, और हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से कितना 4, तो और इंटू में 4 भी है, इंटू में 4 भी है। ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या dx, यहाँ पे भी dx लिखेंगे। अब ये हो जाएगा अपना 12 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए हमको पुट करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा x बाई 4 को t, क्या कर देंगे यहाँ पे पुट x बाई 4 इक्वल टू क्या t। तो यहाँ से बताइए x बराबर क्या होगा 4t, तो dx बराबर क्या होगा 4 बाहर 4 dt के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो dx के यहाँ 4 dt लिख देंगे, तो ये अपना बन जाएगा कितना 12 इंटीग्रेशन 0 to, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो x की वैल्यू पहले आप लोअर लिमिट कितनी रखेंगे 0, तो जब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो जो लोअर लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ t, तो 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू 4 इंटू टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा तो जाएगा इधर, तो यह बन जाएगा 0। अपर लिमिट कितना रखना है अपना x की वैल्यू को 4 रखना है, ये 4 इधर जाएगा, t का मान निकालेंगे ना यहाँ से, तो 4/4 कितना बन जाएगा 1, तो लिमिट बन जाएगी 0 to 1, और यहाँ पे अपना कितना बन जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस, और ये जो है x बाई 4 इसको हमने मान लिया है t, और ये है t का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, अब dx किसके बराबर है, कहाँ गया अपना ये dx है, यहाँ है dx अपना 4 dt के बराबर है। एक मिनट, ये बाहर लिखा गया है, रूट में नहीं है, ये जो अपना dt है। ठीक है, हाँ, तो ये dx है ना, dx को लिख देंगे 4 dt। अब ये 4 भी बाहर चला जाएगा कांस्टेंट के, तो यह हो जाएगा 48, और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कितना 0 to 1, और रूट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dt। अब ये फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र को लिख दे रहे हैं, एक सूत्र होता है, यानी कि अपना जो फार्मूला होगा, फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स बाई 2, उसके बाद यही जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले की हेल्प से हम जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। बस यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह टी आ गया है। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे t आ गया और कोई अंतर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इस चीज़ को मिटा के यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा जो है वो बनेगा अब, तो हमारा जो है इस फार्मूले के हिसाब से रखेंगे तो x बाई 2, x की जगह t है तो यह बन जाएगा t बाई 2, और बाहर चल रहा 48 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो t बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है देखिए यहाँ पे कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे ए स्क्वायर ए की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर 1 है ए, उसका स्क्वायर 1 ही होगा अपान में 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि टी बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है,
यहाँ पे ये हो जाएगा और इस पे लिमिट हो जाएगी हमारी क्या जो है 0 टू कितना है 1, लिमिट हो जाएगा 0 टू कितना 1। ठीक है, इस तरह से करेंगे इसको। अब हम अपने लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2। जब यहाँ पे टी की जगह 1 रखेंगे तो रूट के अंदर में 0 बन जाएगा ना, तो इसलिए पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो बचेगा ये 1 साइन इनवर्स टी की जगह रखेंगे 1/1। अब माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट अपना कितना है 0, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा 0/0 0, तो अगर ये 0 तो ये पूरा 0 और यहाँ पे बन जाएगा कितना 1/2। देखिए माइनस की साइन लगा के रखते हैं ना, इसको रखेंगे फिर इसको, उसके बाद जो है यहाँ पे माइनस में 1/2 साइन इनवर्स टी की जगह 0 0 में कितना 1, तो यहाँ से इस तरह से ये हो जाता है। अब आगे हमारा हो जाएगा 48 1/2 साइन इनवर्स 1/1 1 के बराबर होगा और साइन इनवर्स 1 होता है अपना π/2 के बराबर, तो ये π/2 हो जाएगा माइनस ये साइन इनवर्स 0 0 के बराबर, 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा अपना 0। तो यहाँ पे इंप्लाइज दैट यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू π/, कितना 4 काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो 12 पाई निकल के आ जाएगा। 12 पाई यूनिट जो होगी उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर, ठीक 12 पाई यूनिट स्क्वायर, ये हमारा इस जो बाउंडेड इससे जो बाउंड रीजन होगा वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि है 12 पाई। आप सभी के लिए बता देते हैं कि जो इलिप्स होता है हमारा इलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1, इससे बाउंडेड रीजन का जो एरिया होता है वो डायरेक्ट आप सभी को पता होना चाहिए, एरिया होता है अपना जो है पाई AB यूनिट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं, पाई तो पाई ही रहेगा, a यहाँ से निकाले थे अभी ये a² है तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b² 3 है तो b की वैल्यू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 पाई इसका आंसर आना चाहिए जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये था बी पार्ट का पहला वाला पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ही बी पार्ट के दूसरे वाले पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट के सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है जो कि है e⁻y इंटू 1 + x इक्वल टू 1, और इस फंक्शन की हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि d2y/dx2 इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, यानी कि इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो 2 बार, उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो उसके सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, यानी कि इस गिवन फंक्शन को आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, तो बन जाएगा यहाँ पे e⁻y, ठीक है। इस e⁻y को जो है हम उधर की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे जो है अपना बन जाएगा कैसे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करेंगे, हम 1 + x को यहाँ रखेंगे और इस e⁻y को यहाँ लेके आएंगे जो कि अपान में चला जाएगा, और ये बन जाएगा 1 + x इक्वल टू e⁻- में क्या y, ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिख देंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो 1 का तो 0 और x का कितना 1, e⁻−y का हो जाएगा e⁻−y इंटू, देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे e⁻x समझेंगे ऐसा, मतलब चेन रूल लगेगा यहाँ पे, तो e⁻−y का e⁻−y इंटू में -y का भी करेंगे -1 इंटू में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन y में है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा dy और अपन में कितना dx, यहाँ से dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx किसके बराबर होगा, तो ये सारी चीज़ उठा के इधर भेज देंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये 1/e⁻- में y और ये माइनस है, माइनस भी जाएगा तो माइनस में ये चीज़ हो जाएगी, तो जो dy/में dx निकल के आएगा वो आ जाएगा माइनस में, इस e⁻−y को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा e⁻y, तो dy/dx अपना ये आ चुका है, ठीक है। अब ये dy/dx है, अब हमको चाहिए d2y/dx2, तो देखिए कैसे निकालेंगे, नाउ यहाँ पे लिख देंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोबारा से कर देंगे, तो dy/dx का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो अपना हो जाता है d2y और अपान में कितना dx2 इज इक्वल टू,
माइनस तो बाहर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन में, माइनस कहाँ चला जाता है बाहर, और e की पावर y का होता है e की पावर y इंटू में क्या dy बाई dx, तो यह बन जाएगा d2y और अपान में कितना dx2 इज इक्वल टू, माइनस अंदर गुणा करना है या माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस में e की पावर y, माइनस में e की पावर y और यहाँ पे कितना dy और अपान में कितना dx। अब देखिए जो माइनस में e की पावर y है, माइनस में e की पावर y ये dy बाई dx के बराबर है, यहाँ पे हो जाएगा d2y और अपान में कितना dx2 इज इक्वल टू, ये जो माइनस में e की पावर y है ये अपना dy बाई dx के बराबर है यहाँ से, ठीक है, और इंटू में dy बाई dx, तो जो निकल के आ गया अपना कितना d2y और अपान में dx2 इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो प्रूव करना था वो आ चुका है, तो इस तरह से हमको ये करना होता है, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का बी का सेकंड पार्ट, और इस तरह से हमारा जो कंप्लीट हो जाता है सेट नंबर 3 EZ 2024 का ये सेट है। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस को पहले तो खुद से लगाइएगा, उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो को जो है रोक के आप मतलब वीडियो को फिर आप देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे किसी सेट के साथ।